वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में बताया था। ठीक है, तो प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वो बाई शेप की होती है, यानी कि जो अंग्रेजी का जो लेटर होता है बाई, उसके शेप जैसी होती है। यह 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि 2 तो होती है भारी संरचना और 2 होती है हल्की संरचना। एक हल्की और एक भारी संरचना होती है वो एक दोलक का निर्माण करती है, यानी कि डायमेरिक का निर्माण करती है। ठीक है, और ये दोलक मिलकर ही एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक प्रतिरक्षी अणु होता है वो 2 अर्धांशों में मिलकर बना होता है, यानी कि एक प्रतिरक्षी अणु के 2 समरूप अर्धांश होते हैं। ठीक है, और दोनों अर्धांश होते हैं वो आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी के साथ साथ जो दोलक होते हैं, यानी कि एक भारी और एक हल्की संरचना होती है, वो भी इन सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने भारी श्रृंखलाओं के आधार पर 5 प्रकार के प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था। पहला था IgM, IgG, इसी के साथ IgA, IgE और IgD। ये यूनानी भाषा के शब्दों के आधार पर इनका नाम रखा गया है, जैसे गामा है, ठीक है, डेल्टा है, म्यू है, एप्सिलॉन है। ओके, इस तरह से। तो फिर मैंने आगे इन प्रतिरक्षियों के बारे में बताया था। जो IgM प्रतिरक्षी होता है वो पंचलक यानी कि पेंटामेरिक होता है। इसी तरह से IgA प्रतिरक्षी होता है वो डायमेरिक होता है, और बाकी जितने भी प्रतिरक्षी होते हैं वो सब मोनोमेरिक यानी कि एकलक पाए जाते हैं। ठीक है, तो IgM प्रतिरक्षी का निर्माण हमारे शरीर में सबसे पहले होता है, यानी कि जब हमारे शरीर के ऊपर कोई भी प्रतिजन आक्रमण करता है तो सबसे पहले बनता है IgM एंटीबॉडी। ठीक है, उसके बाद IgG एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और IgG एंटीबॉडी यानी कि IgG जो प्रतिरक्षी है वही एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी होता है जो माता के गर्भाशय में स्थित भ्रूण तक पहुंच पाता है। और यह प्रतिरक्षी संवहनी प्रतिरक्षी होता है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी होता है वो होता है IgG। इसके बाद हम देखते हैं कि IgA प्रतिरक्षी के बारे में मैंने आपको बताया था कि माता के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी होता है वो IgA होता है। और यह प्रतिरक्षी जब माता के दूध में पाया जाएगा तो क्या होता है कि माता के दूध से पोषण प्राप्त करता है शिशु, तो शिशु की जो इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा का कार्य किया जाता है वो IgA प्रतिरक्षी के द्वारा किया जाता है। और IgE प्रतिरक्षी है वो एलर्जी के कारण का संपादन करता है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त एवं रक्त समूह के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त एवं रक्त समूह के बारे में। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है, जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, यानी कि इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। तो जो प्रतिरक्षा वाला पार्ट है, ठीक है, प्रतिरक्षा वाला पार्ट है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसमें हमने प्रतिजन और प्रतिरक्षी यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। ठीक है, रक्त यानी कि ब्लड। तब सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था, तब मैंने आपको ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो आज हम फिर से उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार कि रक्त होता है, ये क्या होता है? तरल, क्या? तरल संयोजी, रुको दोबारा लिख देता हूं, तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रक्त का जो रंग होता है, रंग वो होता है लाल, लाल। ठीक है, और ये कैसा होता है? इसका गुण होता है चिपचिपा होता है, ये गाढ़ा होता है। ठीक है, रक्त का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लौह तत्व, इसको कहते हैं आयरन, और आयरन को लिखा जाता है Fe से। ठीक है, तो इसमें आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे रक्त के अंदर गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान। ठीक है, यानी कि मेन कार्य होता है इसको ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रक्त की प्रकृति के बारे में, कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो रक्त की प्रकृति मैंने आपको बताया था हल्का क्षारीय,
रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय। यदि ये रक्त हल्का क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान होगा 7 के करीब, और क्षारीय तो 7 से ज्यादा, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, वापस से रिवाइज करवा रहा हूं सब कुछ। ओके, तो रक्त का पीएच होता है 7.4। इसके बाद देखते हैं रक्त का कार्य। तो रक्त क्या कार्य करता है, यह कोशिकाओं के मध्य, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के मध्य गैसों का क्या करता है, एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कि विनिमय करता है, आदान प्रदान। इसके साथ साथ जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण भी इसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी जो अंग होते हैं, उत्सर्जी अंग, उन उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड यानी कि रक्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रक्त के भाग के बारे में। तो मैंने आपको रक्त के 2 भाग बताए थे, 2 भाग। ठीक है, एक भाग तो होता है तरल भाग, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, एक होता है दूसरा वाला भाग होता है ठोस भाग। ठीक है, तो तरल भाग होता है, इसमें आता है प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा। ठीक है, और जो ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग में पाई जाती हैं कोशिकाएं या कोशिकाएं, इनको बोलते हैं कणिकाएं। ठीक है, कणिकाएं यानी कि या तो सेल्स। ठीक है, और कणिकाओं कोशिकाओं को ही हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम इनको बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा होता है, यह प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है। रक्त का 55% भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, और प्लाज्मा में 92% प्लाज्मा में पाया जाता है जल। ठीक है, बाकी कितना बचा, 8%। तो बाकी के 8% में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, साथ में गैसेज वगैरह और प्रोटीन वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, और यदि इस प्लाज्मा में से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए, किनको, प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए, तो बाकी का जो बचा हुआ जो प्लाज्मा का पार्ट होता है, एक तरह से ब्लड का जो पार्ट होता है, वो कहलाता है सीरम। मैंने कल इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब देखते हैं, हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, तरल वाला भाग। अब देखते हैं जो ठोस वाला भाग होता है ब्लड का, उसमें कोशिकाएं या फिर कणिकाएं, कोशिकाओं को बोलते हैं सेल्स और कणिकाओं को बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितनी प्रकार की कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी, मैंने 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी। एक तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं लाल रुधिर कोशिका। इसी के साथ इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं कणिका। ठीक है, कणिकाएं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसी तरह से ये होती है श्वेत रुधिर कोशिका, और प्लेटलेट्स को कहते हैं बिंबाणु। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और जो आरबीसी होती है, ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि हमारे ब्लड में 99% तो क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इनकी संख्या होती है, वो ब्लड में करीब होती है 55 लाख प्रति mm³ में। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, आरबीसी का यही कार्य होता है कि ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, और आरबीसी का रंग लाल होता है किसके कारण, इसी हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी का जो कार्य किया जाता है प्रतिरक्षा का, वो इन डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, ये होता है 2 से 6 दिन। ठीक है, और प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जीवन काल होता है 10 दिन। ठीक है, प्लेटलेट को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट होती है, ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती हैं। इसमें सहायक होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कौन होते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, इतना मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और देखते हैं कि जो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। मैंने निर्माण के बारे में आपको नहीं बताया, रक्त का निर्माण। तो रक्त का निर्माण होता है, एक तो हम लेते हैं वयस्क यानी वयस्क व्यक्ति, और एक लेते हैं हम नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी। तो जब वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है, वो तो होता है लाल अस्थि मज्जा में, मज्जा
यानी कि रेड बोन मैरो। और जो नवजात शिशु होते हैं इनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है प्लीहा। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था तिल्ली, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। ठीक है, तो ये हो गया रक्त के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका लाल रंग होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है। लाल रंग का कारण होता है इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसमें आयरन की उपस्थिति पाई जाती है, इसी कारण इसका रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन होता है वो गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, मेनली है ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। रक्त की प्रकृति देखिए, हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय यानी कि ये 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, और हल्का क्षारीय यानी कि 7 के पास में ही होगा। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इसका पीएच का मान आता है 7.4 यानी कि 7.4। ठीक है, इसका कार्य होता है ये कोशिकाओं के मध्य गैसों के आदान प्रदान के साथ साथ पोषक तत्वों का अवशोषण का कार्य करता है एवं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है जिनसे वो उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। रक्त के मैंने आपको 2 भाग बताए थे, एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। इससे पहले ये देख लीजिए कि रक्त का जो निर्माण होता है वयस्क में तो होता है लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में, और जो शिशु होते हैं उनमें होता है प्लीहा जिसका दूसरा नाम होता है तिल्ली या फिर स्प्लीन में। ठीक है, अब मैंने आपको 2 भाग बता दिए, एक भाग होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। तरल भाग पाया जाता है प्लाज्मा, ठोस भाग में पाया जाता है कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तरल भाग में प्लाज्मा पाया जाता है, तो रक्त का 55% भाग पाया जाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा का 92% भाग पाया जाता है जल। बाकी का जो 8% जो भाग बचता है उसमें कार्बनिक, अकार्बनिक लवण वगैरह होते हैं, प्रोटीन होते हैं, साथ में कुछ गैसेज वगैरह पाई जाती हैं। यदि ब्लड में से इन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो बाकी का जो बचा हुआ भाग होता है वो कहलाता है सीरम। ठीक है, सीरम के बारे में मैंने आपको कल बताया था। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं, यहां पर पहुंच जाते हैं कि ठोस भाग। ठीक है, जो रक्त का दूसरा भाग होता है वो ठोस भाग होता है, जो कोशिकाएं जिसका दूसरा नाम होती है कणिकाएं यानी कि सेल और कॉर्पस्कल से मिलकर बना होता है। 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होती है जिनको लाल रुधिर कोशिकाएं या फिर कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पस्कल्स, और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल हो गई। ठीक है, प्लेटलेट्स इसको हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। ठीक है, अब आरबीसी होती है इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, यानी कि 99% होती हैं जो कोशिकाएं होती हैं ब्लड की, वो सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं, वो आरबीसी होती हैं। ठीक है, ये करीब 55 लाख पर एमएमक्यू में पाई जाती हैं। ओके, और रक्त का जो लाल रंग होता है इन आरबीसी के कारण होता है क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी का जो प्रमुख कार्य होता है वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रभार यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो 2 से 6 दिन होता है। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी बिम्बाणु का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, इनका जीवन काल होता है वो 10 दिन होता है। ठीक है, और ये नहीं बताया मैंने कि डब्ल्यूबीसी होती है इनकी जो संख्या होती है वो करीब होती है 10,000 पर एमएमक्यू में। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होती है इनकी संख्या होती है वो करीब 10 लाख पर एमएमक्यू में होती है। ठीक है, और प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु का जो प्रमुख कार्य होता है वो रक्त का स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का जमाने का कार्य किया जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में यह सहायक होता है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया रक्त। ठीक है, अब देखते हैं हम रक्त के वर्गीकरण में यानी कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप आपने रक्त पढ़ लिया, इसके बाद देखते हैं ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये रफ कर देता हूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, हमने रक्त कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम रक्त का डिवीजन यानी कि वर्गीकरण कर रहे हैं। तो रक्त समूह की जो खोज की गई थी सर्वप्रथम वो की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि रक्त का जो वर्गीकरण किया गया था, क्या किया गया था, वर्गीकरण। रक्त का वर्गीकरण इन्हीं कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, सन 1901 में। किसके आधार पर किया गया था, जो हमारे शरीर में आरबीसी पाई जाती है यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इनकी सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन यानी कि एंटीजन, तो इन एंटीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। इसका मतलब क्या है कि आरबीसी होती है, इसकी सतह पर 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एक तो ए प्रकार का होता है, एक बी प्रकार का होता है।
तो ए और बी इन दो प्रकार के एंटीजन के माध्यम से ही इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया था, 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया था। पहला भाग होता है ए रक्त समूह, ए प्रकार का रक्त समूह। दूसरा है बी रक्त समूह, तीसरा है ए बी, चौथा है ओ। ठीक है, ये क्या है? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। 4 प्रकार के रक्त समूह में बांटा था, ए बी और ओ। इसको कहा जाता है एबीओ सिस्टम। क्या कहा जाता है? एबीओ सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसमें ए बी प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है, और ओ होता है इसके अंदर ही आता है, यानी ए और बी प्रतिजन के कारण ही इनको 4 प्रकार के रक्त समूह में बांटा गया था, इसलिए इसको एबीओ सिस्टम कहा जाता है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं एबीओ समूहीकरण, समूहीकरण। ठीक है, तो इस एबीओ सिस्टम की जो खोज की गई थी वो भी इसी कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ही 4 वर्गों में बांटा था, ए बी और ओ। अब इनकी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में देखते हैं। तो मैं एक टेबल बना देता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं रक्त समूह, रक्त समूह। इधर मैं लिखता हूं प्रतिजन, यहां पर लिखता हूं प्रतिरक्षी। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, प्रतिजन यानी कि एंटीजन, और प्रतिरक्षी को बोलते हैं एंटीबॉडी। ये अपन टेबल एक बना लेते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से आप अच्छे से समझ पाओगे। रक्त समूह कौन कौन से हो गए? 4 हो गए, ए बी और ओ। ठीक है, तो रक्त समूह का जो नाम दिया गया था इनमें उपस्थित प्रतिजन के आधार पर दिया गया था, यानी कि जब ए ब्लड ग्रुप है, ए रक्त समूह है, तो इसका नाम ए क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें प्रतिजन पाया जाएगा ए। बी क्यों पड़ा? क्योंकि बी में पाया जाएगा बी प्रतिजन। ए बी क्यों पड़ा? क्योंकि ए बी में ए प्रतिजन पाया जाएगा, साथ में बी प्रतिजन पाया जाएगा। इसका नाम ओ क्यों पड़ा? यानी कि 0 लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लिखेंगे खाली। यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी होते हैं, उनको स्मॉल लेटर्स के द्वारा लिखा जाता है। आपको याद रखना कि ए में जो प्रतिरक्षी पाया जाएगा वो पाया जाएगा बी प्रकार का, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल बी। ए में स्मॉल बी प्रतिरक्षी पाया जाएगा, बी में पाया जाएगा स्मॉल ए प्रतिरक्षी पाया जाएगा, और ए और बी में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। ठीक है, और जो ओ होगा, ओ में जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाया जाएगा वो ए प्रकार का भी पाया जाएगा और बी प्रकार का भी पाया जाएगा। इस प्रतिरक्षी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंटी बी। ठीक है, एंटी बी करके लिख सकते हैं, इसको हम एंटी ए करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बन गई आपकी टेबल, ये आपको याद रखना है। प्रतिजन के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया था ग्रुपों का। ए जो ग्रुप होता है इसमें ए प्रतिजन, उसमें बी प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, बी में बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाएगा, ए प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाएगा। रक्त समूह ए बी में ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाएंगे, लेकिन कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा, और ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाएगा और ए और बी प्रतिरक्षी पाए जाएंगे। इसके अलावा 4 प्रतिजन के अलावा एक प्रतिजन और पाया जाता है हमारी आरबीसी की सतह में, उसको कहा जाता है RH प्रतिजन। RH प्रतिजन, या फिर इसको कहा जाता है RH कारक। RH कारक। अब ये RH कारक क्या है? तो RH कारक की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रीसस। RH कारक की सबसे पहले खोज एक बंदर के अंदर की गई थी जिसका नाम था मकाका रीसस। ये खोज किसने की थी? ये खोज की थी लैंडस्टीनर तो थे ही, लैंडस्टीनर, और लैंडस्टीनर के साथ साथ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बीनर। यानी कि लैंडस्टीनर और बीनर ने ही RH कारक की खोज की थी। किसके अंदर की थी? एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रीसस। ठीक है, मकाका रीसस नामक बंदर के अंदर RH कारक की खोज की गई थी। अब इसमें होता क्या है, हमारे शरीर की जो आरबीसी होती है उनमें ए बी और ए बी, इसी के साथ ओ, ये ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि इनमें ए बी और ये प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रतिजन इनमें पाए जाएंगे। इसके साथ साथ इनके साथ में इसमें ये RH प्रतिजन भी पाया जाएगा। कौन सा प्रतिजन?
RH प्रतिजन भी पाया जाएगा। जिस व्यक्ति के ब्लड में ये RH प्रतिजन उपस्थित होगा यानी कि पाया जाएगा, उसको कहा जाएगा RH धनात्मक यानी कि RH पॉजिटिव। और जिसके शरीर के अंदर, जिसके रक्त में ये RH जो कारक है वो अनुपस्थित होगा, वो कहा जाएगा RH ऋणात्मक यानी कि RH नेगेटिव। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि ये RH है क्या। तो RH धनात्मक और RH ऋणात्मक का क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं A, B और O, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जब एक प्रतिजन और आता है RH जो पॉजिटिव भी पाया जाता है और नेगेटिव भी पाया जाता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है इन ब्लड ग्रुपों पर। क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो A प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, A नेगेटिव और A पॉजिटिव। इसी प्रकार से B हो जाएगा B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB हो जाएगा AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव। इसी प्रकार से O नेगेटिव और O पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फंडा है, यदि जिसमें पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब उसमें RH कारक उपस्थित है। ठीक है, और जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसमें RH कारक अनुपस्थित है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब पॉजिटिव साइन आएगा, जिस ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव साइन आएगा यानी कि A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, A ब्लड ग्रुप है यानी कि A पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप तो A है लेकिन उसमें RH है वो पॉजिटिव है। ठीक है, RH पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें जो RH कारक होगा, RH कारक वो उपस्थित होगा। ठीक है, और इसके जो जीन प्रारूप देखते हैं, इनमें आपकी बुक में जीन प्रारूप दे रखे हैं। तो जीन प्रारूप का सीधा सा फंडा, आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप है, इसका जीनोटाइप क्या देखते हैं। तो इसके जीनोटाइप में आपको ये याद रखना है, जीनोटाइप में हम क्या देखेंगे, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो A हो गया, इसका जो एक युग्म विकल्पी होता है IA और दूसरा होता है IA। ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या होता है, A का जीनोटाइप होता है IA और IA, I के ऊपर इसमें AA लिखना है। ठीक है, या इसको हम दूसरी तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं IA और I0। यदि I0 को यहाँ पे हटा दिया जाए तो ओनली लिख दो I। इसी प्रकार से जीनोटाइप दे रखें, हर किसी का जीनोटाइप इसी प्रकार से होगा, यानी कि B है इसका होगा IB, ओके, AB है इसका होगा IB और O है इसका होगा, क्योंकि ये O है इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है तो इसका होगा I0, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I और I। ये जीनोटाइप हो गए। प्लस माइनस का फंडा मैंने आपको बता दिया है। प्लस में क्या होता है कि RH कारक उपस्थित है और माइनस में क्या होता है, RH कारक अनुपस्थित है। तो अब तक हम क्या देखते हैं, अब तक हम ये देखते हैं कि जब ब्लड ग्रुप का मैचिंग किया जाता है, उनका मिलान किया जाता है, तो अब तक हम क्या देखते थे कि जो ब्लड ग्रुप है यानी कि जो रक्त समूह है, ये रक्त समूह जो लेने वाला होता है यानी कि जो ग्राही है, रिसीवर है, ठीक है, और जो देने वाला होता है यानी कि दाता है यानी कि डोनर है, इन दोनों के रक्त समूह मैच होने चाहिए यानी कि समान होने चाहिए। लेकिन जब RH कारक की खोज हुई तो इसके बाद एक फंडा और निकल के आया कि आपको ये तो मैच करने ही है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो तो मैच करने ही है, यानी कि A वाला व्यक्ति है वो A वाले को ही देगा, A वाले से ही लेगा। ठीक है, इस तरह से आप सोच लीजिए। तो यानी कि जो ग्राही रिसीवर है और जो डोनर यानी कि दाता है, इन दोनों के ब्लड ग्रुप तो सेम होने चाहिए। इसके अलावा इनमें जो RH कारक पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही दे पाएगा। तो इसमें इसके साथ साथ RH कारक का भी मिलान किया जाता है, उसकी भी मैचिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें एक बात और है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो O ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन यानी कि प्रतिजन नहीं पाया जाता है। जब A ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है तो एक बार बताइए, मैंने आपको कल क्या बताया था, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण कैसे होता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण तभी होता है, जैसे हमारी बॉडी है, इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण यानी कि एंटीबी का निर्माण तभी ही होगा जब इसके अंदर कोई ना कोई प्रतिजन प्रवेश करेगा। प्रतिजन प्रवेश करेगा तभी यहाँ पर प्रतिरक्षी का निर्माण होगा और वो इस प्रतिजन को खत्म कर देगी। ठीक है, अब जब O में कोई भी प्रतिजन पाया ही नहीं जाता, यानी कि जब किसी के अंदर, किसी के शरीर में हम O ब्लड ग्रुप को डालेंगे जिसमें कोई भी प्रतिजन पाया ही नहीं जाता, जब ना तो कोई प्रतिजन अंदर जाएगा, जब कोई प्रतिजन अंदर ही नहीं जा रहा तो प्रतिरक्षी का निर्माण क्यों होगा। जब शरीर में जब एंटीबॉडी का निर्माण ही नहीं होगा, इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, यानी कि स्वीकार कर लेगी।
तो ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा है वो हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि दे सकता है। इसी कारण ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब होता है सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है। अब यहां बात करते हैं, हम ए बी की बात करते हैं। ए बी में आप देखिए, ए बी में ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। ए बी में ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीजन तो ऑलरेडी है लेकिन एंटीबॉडी है ही नहीं, यानी कि कोई भी जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो जब कोई सा भी एंटीजन यानी कि कोई सा भी ब्लड ग्रुप इस व्यक्ति को हम चढ़ाएंगे तो कोई सा भी ब्लड ग्रुप हम चढ़ा लो उसका एंटीजन जाएगा, लेकिन इस वाले व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर यानी कि रक्त में जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो पहले से जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो कोई सा भी ब्लड ग्रुप चला लो, कोई सा भी एंटीजन अंदर डाल लो, ठीक है, तो इसमें कोई भी क्या होगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जब एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी तो उस व्यक्ति का जो रक्त है वो दूसरे ब्लड ग्रुप को क्या स्वीकार कर लेगा, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो एबी के बारे में कहा जाता है, जो एबी ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। इसको हिंदी में लिखते हैं सार्वत्रिक ग्राही। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा है वो सबको ब्लड दे सकता है, रक्त दे सकता है। उसी प्रकार से जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा है वो सबसे रक्त ले सकता है, यानी कि सबका जो ब्लड है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मैं एक बार ये रब कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आरएच कारक के बारे में। आरएच कारक मैंने बताया था ए बी प्रतिजन के अलावा एक आरएच प्रतिजन भी पाया जाता है, ठीक है, हमारी आरबीसी में। तो ये आरएच कारक होता है क्या, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर से लिख देता हूँ। तो आरएच कारक की जो खोज की गई थी वो लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर, ये दो वैज्ञानिक हुए थे मकाका रीसस नामक बंदर के अंदर, ठीक है, किसमें, मकाका रीसस नामक बंदर के अंदर खोज की गई थी। तब पता चला था कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी आरबीसी में एक और प्रतिजन एंटीबॉडी पाया जाता है जिसका नाम होता है आरएच कारक। तो आरएच कारक होता है, ये करीब 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो आरएच कारक होता है ये पूरे विश्व में 85% लोग ऐसे होते हैं जो आरएच पॉजिटिव होते हैं, यानी कि उनमें आरएच कारक होता है वो कैसा रहता है, उपस्थित होता है, आरएच धनात्मक होते हैं, ठीक है। और बाकी के बचे जो लगभग जो 15% लोग होते हैं वो आरएच नेगेटिव होते हैं, यानी कि उनमें आरएच कारक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब जो आरएच कारक है ये हमारे जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर की जो आरबीसी होती है, इनमें करीब 5 प्रकार के आरएच कारक के बारे में बताया गया है कि हमारे जो 5 प्रकार के जो हमारे जो आरबीसी होती है उसमें 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। अब कौन कौन से आरएच कारक हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला है आरएच डी, दूसरा है वो है आरएच ई, तीसरा है आरएच स्मॉल ई, चौथा है आरएच कैपिटल सी, पांचवा है आरएच स्मॉल सी, ठीक है। तो आरएच डी जो कारक होता है ये पाया जाता है सबसे ज्यादा, कितना, 85% पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा प्रतिरक्षी का निर्माण में सहायक होता है। और आरएच ई वाला जो कारक है वो 30% पाया जाता है, आरएच स्मॉल ई वाला है वो 78% पाया जाता है, आरएच कैपिटल सी वाला 80% पाया जाता है, और इसी तरह से आरएच स्मॉल सी वाला है वो भी 80% पाया जाता है। तो ये इनका रेशो दे रखा है, ठीक है। जो आरएच डी वाला है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा ही प्रतिरक्षी निर्माण का कार्य करवाता है। कौन, आरएच डी, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है, आरएच डी के बारे में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना, 85%। अब देखते हैं जो आरएच कारक होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ब्लड ग्रुप मिलान करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, यानी कि रक्त समूह का मिलान करते थे, पहले रक्त समूह को मिलान करते थे, यानी कि जब ए ब्लड ग्रुप वाला कोई ग्राही है, रिसीवर है, इसको यानी कि इसको ब्लड लेना है,
और दूसरा जो ए ब्लड ग्रुप वाला ही बंदा है, ये दाता है, यानी कि इसको ब्लड ग्रुप देना है, ठीक है, तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते थे, यानी कि ये इसको दे सकता था, ये इसको दे सकता था। कब तक? जब पहले RH कारक की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब RH कारक आया तो उसमें एक फंडा पड़ गया पॉजिटिव का और नेगेटिव का। यदि इसमें जो RH पॉजिटिव होगा तो इस ग्राही वाले का जो RH है वो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, और दूसरे का जो देने वाला है उसका भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फिर भी ये आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इसका जो देने वाला है इसका नेगेटिव है, ठीक है, देने वाला कैसा है? नेगेटिव है, और वो किसको दे रहा है? पॉजिटिव वाले को दे रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। RH नेगेटिव का मतलब हुआ कि RH जो प्रतिजन है, RH कारक है, इसमें उपस्थित नहीं है। जब ये RH वाला इसमें जो प्रतिजन उपस्थित है ही नहीं है, तो इसमें कौन सा जो लॉजिक कार्य करेगा कि ब्लड ग्रुप सेम सेम है। तो इसमें जब ब्लड ग्रुप सेम सेम है और RH इसमें है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में, इसका मतलब ये है कि डोनर है, जो देने वाला है वो लेने वाले को दे सकता है, ठीक है। अब ऐसा हो जाता है कि जो ये जो लेने वाला है, जो ग्राही है, जो रिसीवर है, ये तो होता है नेगेटिव, ये RH नेगेटिव होता है, और जो देने वाला है डोनर है वो हो जाता है RH पॉजिटिव। इसका मतलब जो देने वाला जो डोनर है इसके जो ब्लड होता है इसमें RH हो गया पॉजिटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो इस नेगेटिव वाले को जाएगा, तो चाहे इन दोनों के ब्लड ग्रुप सेम हैं, फिर भी इस RH पॉजिटिव के खिलाफ इस वाले जो ब्लड ग्रुप के अंदर इसकी RBC में एक प्रतिरक्षी जनरेट होगा। कौन सा प्रतिरक्षी? ये वही IgG, ये प्रतिरक्षी जनरेट होगा। और ये प्रतिरक्षी क्या कार्य करेगा? जो RH प्लस वाली जो कोशिकाएं आती हैं, जो RBC आती हैं, RBC जिनमें क्या है? RH कारक उपस्थित है, यानी कि RH पॉजिटिव है। ये जो प्रतिरक्षी जो जन्म लेता है, जो जिसका निर्माण होता है, वो इस RH कारक वाली जो पॉजिटिव वाली जो कोशिकाएं होती हैं, RBC होती हैं, उनको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इस स्थिति को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि इसको हम बोल सकते हैं समूहन, ठीक है, रक्त समूहन। तो रक्त समूहन को इंग्लिश में कहा जाता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन यानी कि रक्त समूहन हो जाता है। इस रक्त समूहन में होता क्या है? जो प्रतिरक्षी जन्म लेता है, वो प्रतिरक्षी जो आने वाले जो RH कारक वाली जो RBC होती हैं, इन RBCों को आपस में चिपका देता है, यानी कि RBC कैसी हो जाती हैं? आपस में चिपक जाती हैं, ठीक है, आपस में चिपक जाती हैं, यानी कि क्लॉट हो जाती हैं, और इसके साथ साथ ये फट जाती हैं, ये फट जाती हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो यकृत होता है, यानी कि जो लीवर होता है, यकृत, इस यकृत में एक पदार्थ होता है बिलिरुबिन। एक बिलिरुबिन नामक पदार्थ होता है जो यकृत में बनता रहता है, ठीक है। इस बिलिरुबिन का रंग होता है, वो होता है पीला। यदि बिलिरुबिन की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हेपेटाइटिस हो जाता है, यानी कि पीलिया हो जाता है, और बॉडी का रंग कैसा हो जाता है? पीला, ठीक है। तो ये खतरनाक वाला पदार्थ होता है। तो होता क्या है, इसके साथ साथ ये जो बिलिरुबिन होता है, हानिकारक जो पदार्थ होता है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो यकृत भी डैमेज होगा। इसके साथ साथ जो पिलिया होता है, यानी कि स्प्लीन भी डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ जब ये आगे बढ़ता है तो ये पहुंच जाता है किडनी यानी कि वृक्कों में, तो किडनियां फेल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? ये सारा कारण किसका हुआ? रक्त समूहन का, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसी कारण जो ब्लड मैचिंग की जाती है, यानी कि जब रक्त का रक्तदान किया जाता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उसमें ये मेन ध्यान रखा जाता है कि हमें ब्लड ग्रुप भी मैच करवाने हैं, और साथ में ये भी देखना है कि इसमें जो RH कारक है वो उपस्थित है या नहीं है। RH कारक अनुपस्थित होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और RH कारक उपस्थित होता है तो ये है कि इसकी वजह से आदमी की, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो RH जो कारक होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, कौन सी महिला? यहां लिख देता हूं, गर्भवती महिलाएं। अब गर्भवती महिलाओं में इनका फैक्टर देखते हैं। तो गर्भवती महिलाओं में क्या होगा? इनके गर्भाशय में भ्रूण होगा, ठीक है, तभी तो गर्भवती होगी, भ्रूण होगा। अब होता क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, यदि वो RH नेगेटिव है, कैसी है? नेगेटिव, यानी कि उसमें RH कारक है ही नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि जो ये ब्लड ग्रुप होते हैं, मैंने आपको बताया होगा कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप
किसके आधार पर होते हैं? एंटीजन ए और बी इसके आधार पर होते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये माता और पिता दोनों से जो एंटीजन होते हैं वो जा सकते हैं किसमें? संतान में। तो उसके आधार पर भी जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्यों बताया है, अभी देखिए कि गर्भवती महिला है वो तो नेगेटिव है। यदि जो भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण है, यदि ये RH पॉजिटिव पाया जाता है, कैसा? RH पॉजिटिव पाया जाता है, तो जब प्रसव होगा, प्रसव इसको क्या बोलते हैं? अकचमेंट होगा। ये एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है, वो कहलाती है प्रसव। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अकचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो गर्भवती महिला है वो RH नेगेटिव है, उसका जो भ्रूण है उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो RH पॉजिटिव है। जब प्रसव के दौरान इन दोनों का जो ब्लड होगा, जो रक्त होगा, वो मिल जाएगा सब एक दूसरे से। प्रसव के दौरान जब दोनों का जो ब्लड मैच हो जाएगा, दोनों का जो ब्लड है वो मिल जाएगा, यानी कि रक्त मिल जाएगा, तो होता क्या है? ये तो नेगेटिव है, इसमें RH कारक है ही नहीं। लेकिन भ्रूण में जब RH कारक उपस्थित है, तो RH कारक उपस्थिति के कारण जो महिला होती है, माता होती है, उसके शरीर में इस RH के खिलाफ क्या जनरेट हो जाएंगी? प्रतिरक्षी बनने लग जाएंगी। प्रतिरक्षी का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो शरीर में यानी कि RBC में प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया, किसके खिलाफ? इस RH पॉजिटिव के खिलाफ। ठीक है, तो क्या होता है, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जो पहला बच्चा होगा, पहला बच्चा वो तो हो जाएगा सामान्य, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे होने के बाद ही प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षी बन गया, अब तो प्रतिरक्षी है वो शरीर के अंदर बन गया है, लेकिन बच्चा है वो बाहर आ चुका है। तो पहला बच्चा तो हो गया सामान्य। यदि सेम कंडीशन दूसरे बच्चे के दौरान भी यही आती है कि जो माता होती है वो फिर से नेगेटिव होगी, RH नेगेटिव, और जो भ्रूण होगा वो फिर से RH पॉजिटिव हो जाता है, ये कंडीशन वापस से बन जाती है, तो होता क्या है? माता के शरीर में जो RH पॉजिटिव वाली जो प्रतिरक्षी है, जो एंटीबॉडी है, वो पहले से जनरेट हो चुकी है, क्योंकि पहले बच्चे के दौरान सेम कंडीशन थी। तो इसके अंदर तो RH के लिए क्या बन गई? एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी बन चुकी है। ठीक है, प्रतिरक्षी बन चुकी है। तो अब क्या होता है? जब प्रसव की स्थिति आती है, प्रसव की जब स्थिति आती है, तो वापस से प्रसव की स्थिति आने पर तो इन दोनों का जो ब्लड होगा वो फिर से आपस में मिल जाएगा। तो ब्लड मिलने के कारण इस माता के शरीर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद रहती है इस RH के खिलाफ। ठीक है, तो RH के खिलाफ जब एंटीबॉडी मौजूद रहती है, तब ये वापस से जो ब्लड मिलेगा, तो होता क्या है? एक प्रक्रिया हो जाती है, वही प्रक्रिया होनी है, कौन सी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस। ठीक है, उसमें क्या होगा? वही जो RBC होती है वो वापस से चिपक जाएंगी या फिर फट जाएंगी। तो इससे द्वारा होता क्या है? इसके कारण जो बच्चा यानी भ्रूण होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, या फिर मृत बच्चा पैदा होता है। यदि बाई चांस ये बच्चा किसी भी तरह से जीवित भी रह जाता है, जीवित, तो कैसा होगा? बहुत तो कमजोर होगा। इसके साथ साथ इसमें बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी, इसलिए इसमें हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस, यानी कि पीलिया होगा, एक तरह से पीला पीला बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो गया। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये हुआ किसमें? ये हुआ है गर्भ में। किसमें हुआ है? गर्भ में। तो इसकी जो हिंदी वाली टर्म है वो तो होती है रक्ताणु कोरकता, रक्ताणु कोरकता, और इस रक्ताणु कोरकता को इंग्लिश में कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस, फैटिलस, फ्यूटिलस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है? जो बच्चा होता है, सेकंड वाला बच्चा होता है, वो मरा हुआ पैदा होता है, वो नष्ट हो जाता है इसके कारण। ठीक है, लेकिन कंडीशन यदि ऐसी बने कि माता है वो तो नेगेटिव ही है, ठीक है, और जो भ्रूण होता है वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, भ्रूण भी नेगेटिव है, तो जब दोनों में ही RH कारक उपस्थित है ही नहीं, ठीक है, तो ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाली जो कंडीशन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फीटल्स वाली कंडीशन है, यानी कि रक्ताणु कोरकता की स्थिति आएगी नहीं और बच्चा नॉर्मली सामान्य रूप से पैदा होगा। इसके बाद यानी कि अभी तक जो प्रतिरक्षी नहीं बनी है, ठीक है, RH के लिए अभी तक प्रतिरक्षी का जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि RH की जो प्रतिरक्षी होती है वो पहले से ब्लड में मौजूद नहीं रहती है, वो तब मैच होती है, तब मिलती है जब एक RH पॉजिटिव होगा और एक RH नेगेटिव होगा। ये दोनों जब ब्लड मिल जाएंगे तो ही इसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट होती है, यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है,
और आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जब रक्ताणु कोरकता जैसी स्थिति आ जाती है तो क्या इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जब हम लोगों को पता चल गया कि पहली कंडीशन में हमको जब पता चल गया था कि जो माता नेगेटिव है और बच्चा जो पैदा हुआ है वो पॉजिटिव वाला पैदा हुआ है। जब बच्चा पॉजिटिव वाला पैदा हुआ है तो हमको पहले से पता है, क्योंकि हमने आरएच कारक की खोज बहुत पहले कर ली थी, आरएच कारक की खोज तो हो चुकी है। जब हमको पता चल गया भाई नेगेटिव और पॉजिटिव वाला फैक्टर यहाँ पे आ रहा है तो क्या हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव होने पर पहले बच्चे के दौरान प्रतिरक्षी का निर्माण तो हो चुका है, ठीक है। तो क्या इस प्रतिरक्षी को हम खत्म नहीं कर सकते? यदि इस प्रतिरक्षी को नष्ट कर दिया जाए तो सेकंड बच्चा भी नॉर्मली पैदा हो सकता है, क्योंकि आरएच के खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो है ही नहीं। यानी कि जो सेकंड बच्चा हुआ वो वापस से यदि पॉजिटिव होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो होता क्या है, एक टीका आता है आरएचडी प्रतिरक्षी, इसका एक टीका लगाया जाता है, टीका। और ये टीका कब लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है जब पहला प्रसव होता है, पहला बच्चे का जन्म होता है, पहले बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर, पहले बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर जो माता होती है इसके शरीर में टीका लगाया जाता है। इससे होता क्या है, जो आरएच की जो प्रतिरक्षी जो जनरेट हो जाती है, बन जाती हैं, ये प्रतिरक्षी इस टीके के द्वारा खत्म हो जाती है। जब प्रतिरक्षी ही टीके के द्वारा खत्म हो गई तो नेक्स्ट बच्चा कोई सा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो प्रतिरक्षी बनी है वो नष्ट हो गई है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये आती है रक्ताणु कोरकता के अंदर। और रक्ताणु कोरकता के जो इलाज है वो यही है कि आरएचडी का टीका लगवाना चाहिए। यदि बच्चा कैसे भी बच जाता है, वो कमजोर होता है, हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है, उसको आगे और किस प्रकार से बचाया जा सकता है? उसको बचाया जा सकता है यदि उसके शरीर का जो पूरा का पूरा ब्लड है, यानी कि रक्त है, उसको पूरा का पूरा बदल दिया जाए, ठीक है। यदि उसके शरीर का जो पूरा ब्लड ही चेंज कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड पूरा बदल दिया जाएगा, तो वो बच्चा बच सकता है, ठीक है। तो यही इलाज है। एक इलाज तो यही है कि आरएचडी का टीका लगा लो भाई 24 घंटे के अंदर अंदर। ऐसी कंडीशन होती है पहले बच्चे के दौरान, ठीक है। या फिर यदि बाई चांस पहले बात तो बच्चा बचेगा नहीं, बच्चा बच भी जाता है, ठीक है, तो कमजोर होगा, हेपेटाइटिस होगा, तो दूसरा इलाज ये है कि पूरे बच्चे का जो ब्लड है वो पूरा का पूरा चेंज करवा लो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया रक्त समूह। सबसे पहले हमने आज पढ़ा था रक्त के बारे में, उसके बाद मैंने आपको रक्त समूह बताए, ठीक है। रक्त समूह के बाद हमने जो आरएच फैक्टर है उस आरएच फैक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ब्लड ग्रुप तो मैच होने ही चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच होने के साथ साथ जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फैक्टर है, यानी कि जो आरएच फैक्टर है, वो भी मैच होना जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, रक्ताधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रक्ताधान। रक्ताधान को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रक्तदान, ठीक है। इसके बाद आता है रक्तदान। और रक्तदान को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं, ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ठीक है, और शुरुआत से भाई शेयर कर दिया करो। बार बार बोलने की आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आप शुरुआत से वीडियो को लाइक करना है और साथ में आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी बच्चे साथ में जुड़ सकें, ठीक है। जो अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, रिश्तेदार में जितने भी भाई बंधु आपके, सबको जोड़ लीजिए ताकि आपको मजा आ सके। और इस चैनल पर बाकी जितनी भी सब्जेक्ट है, अभी 4 सब्जेक्ट चल रही हैं, 2 सब्जेक्ट की मैं अनाउंसमेंट जल्दी ही करने वाला हूं, ठीक है। और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो लोग अभी अभी नए चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को फिर से बोलता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ओके। इस क्लास की पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी देर बाद अवेलेबल हो जाएगी, ओके। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है, ठीक है, वो अच्छे से मैंने नोट्स बना के पीडीएफ में डाल दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपन कल मिलते हैं, कल की क्लास में मैं रक्तदान पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठ के अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।